हाय एवरीवन, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे हम लोग और पिछला क्लास में जो है ना न्यूमेरिकल्स देखे थे कुछ, और उसके पहले हम लोग जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट का जो इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन था उसको डिराइव किए थे। सिलेबस में हम लोग का जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही है, लेकिन एडवांस तौर पे यदि हम लोग देखें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं जनरली। अब यदि किसी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकालना हो, nth ऑर्डर रिएक्शन मतलब फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर जो भी है, यदि किसी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकालना हो तो हम लोग कैसे उसको डिराइव करेंगे, इसी पे हम लोग गौर करते हैं। तो उसके लिए मान लें एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, लेट ए से बन रहा हो प्रोडक्ट। तो इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब कई बार बता चुके हैं T0। मान लें इनिशियल कंसंट्रेशन ए का है A0, तो प्रोडक्ट का कितना होगा 0, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। उसके बाद कोई टाइम T पर मान लो, टाइम T मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम T, तो थोड़ा समय बाद प्रोडक्ट बनेगा, तो इसका कंसंट्रेशन मान ले x, तो ये बचेगा कितना, ये बचेगा A0 माइनस एक्स। शुरू में A0 लिए थे, उसमें से x बदल गया प्रोडक्ट में, तो अब बचा कितना, तो जितना लिए थे माइनस जितना बदल गया किसमें, प्रोडक्ट में, A0 माइनस एक्स। अब जब इसका रेट लिखेंगे हम लोग इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट dx बाई dt, तो क्या हो जाएगा kn A0 माइनस एक्स का पावर n। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग मान चुके हैं कि यह एक nth ऑर्डर रिएक्शन है, तो nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग ऐसे ही इसको डिराइव करेंगे। k होता है रेट कांस्टेंट, n मान लिए हैं, मतलब यहाँ अपने हिसाब से कोई ऑर्डर होगा रिएक्शन का। अब जब इसको अरेंज करोगे तो ये हो जाएगा dx, इसको इधर ले आओ, A0 माइनस एक्स का पावर n बराबर kn dt, ऐसा बन गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, A0 माइनस एक्स का पावर माइनस n dx बराबर kn dt। अब दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और इस पर इंटीग्रेट करेंगे हम लोग लिमिट लेकर के, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ A0 माइनस एक्स का पावर माइनस n dx, लिमिट ले लेंगे 0 से x बराबर kn बाहर dt, इधर लिमिट ले लेंगे 0 से t। इंटीग्रेशन का रूल है, बताएं पहले ही कि इंटीग्रेशन जब डिटेल में पढ़ोगे तो वहाँ जानोगे इसके बारे में। अब जरा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब इंटीग्रेशन करोगे अब इस टर्म को, तो इंटीग्रेशन के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन का क्या रूल है सो जरा देखोगे। जैसे मान लो ऐसा है x dx, इसका इंटीग्रेशन करना हो, तो ये जो x वाला टर्म होता है ना, इसका पहले से जो पावर होता है उसमें एक और जोड़ दिया जाता है, और उतना ही से नीचे डिवाइड भी किया जाता है। मतलब x यदि ऐसा है x dx, तो अभी x का पावर 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, और नीचे जो यहाँ रहेगा भाई तो हो गया x स्क्वायर बटे 2। ऐसे ही मान लो यहाँ रहता है x का पावर माइनस 2 dx, ऐसे। तो क्या करते हैं, x का पावर माइनस 2 प्लस 1, नीचे भी वही लिखते हैं माइनस 2 प्लस 1, तो हो जाता है x का पावर माइनस 1 और ये नीचे माइनस 1। अब x का पावर माइनस 1 है तो इसको नीचे करके हम लोग x लिख सकते हैं ना, ऐसा 1/x, और ये माइनस 1 तो गुना में रहेगा ही। तो इसी को यहाँ फॉलो करना है, मतलब जो पावर है उसमें एक जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा A0 माइनस एक्स, ये माइनस n प्लस 1, और इसी को नीचे माइनस n प्लस 1, और इसका लिमिट दिया हुआ है x से 0। वैसे ही dt का तो t हो जाएगा, kn को बाहर में रखो, लिमिट है t से 0। देखो ये माइनस n प्लस 1 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 1 को पहले कर दो, माइनस n को बाद में, मतलब ऐसे 1 माइनस n
और इसको कर दो ऐसे ही। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं इसको ऐसा। अभी क्या करो कि 1/1 माइनस n को बाहर ले आओ और e वाला जो टर्म है अंदर में अब जो बचा a नॉट माइनस एक्स का 1 माइनस n x से 0 बराबर kn t से 0। अब देखो ये 1 माइनस n है, यदि यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा समझोगे। यदि 1 माइनस n है और इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा -1 प्लस n, ताकि माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस मतलब फिर से यही चीज़ आ जाएगा यदि इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा ही हम लोग लिखेंगे माइनस और हो जाएगा -1 प्लस n। या इसी टर्म को हम लोग लिख सकते हैं फिर से वैसे, प्लस को पहले कर दो n-1। तो यदि x का पावर -1 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/x, माने जो पावर माइनस में नीचे आकर के प्लस में हो जाता है। वैसे यहाँ करेंगे n-1 यहाँ माइनस में है, जब ये नीचे आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, यह 1/1 माइनस n और इसको अब लिखो 1/a0 माइनस x और पावर n-1 और ये अब बचा यहाँ x से 0, ये हो जाएगा kn t और यहाँ लिमिट t से 0। अब लिमिट पुट करने का क्या रूल है कि पहले अपर लिमिट पुट किया जाता है माइनस लोअर लिमिट। मतलब यदि कोई टर्म ऐसे है x और इसका है पावर a से 0 तो ऐसे करते हैं हम लोग, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं x के जगह तो हो जाएगा a और फिर माइनस लोअर लिमिट 0 ऐसे। तो उसी प्रकार से यहाँ करो तो ये 1/1 माइनस n, ये 1/a0 अपर लिमिट x है तो x की जगह x ही रखेंगे तो a0 माइनस x n-1 फिर माइनस 1/a0 और x की जगह इस बार 0 पुट करेंगे तो a0 माइनस 0 a0 ही रहेगा और पावर इसका अभी भी है n-1। इधर बचा हम लोग का kn और वैसे ही करो, ये t ऊपर है t तो t की जगह t पुट करेंगे t ही रहेगा, माइनस एक बार 0 पुट करो तो t माइनस 0 t ही रहेगा। अब इसी को थोड़ा सॉल्व कर देना है तो हो गया 1/1 माइनस n 1/a0 माइनस x n-1 माइनस 1/a0 n-1 इधर हो गया kn t। हम लोग निकाल रहे हैं एक्सप्रेशन किसके लिए k के लिए फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ से जब kn निकालोगे तो क्या हो जाएगा, kn जब हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो kn निकालोगे तो t को इधर कर देना है तो kn बराबर जाएगा 1/t और ये है 1 माइनस n और इधर क्या क्या बचा, इधर बचा 1/a0 माइनस x n-1 माइनस 1/a0 n-1। यही एक्सप्रेशन nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जैसे मान लो कि एग्जाम में आ जाए कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बताओ, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मतलब n बराबर हो गया 2 तो क्या हो जाएगा k, यहाँ n की जगह 2 लिख दो मतलब सेकेंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट तो 1/t 1 माइनस n तो 1 माइनस n मतलब 1 माइनस 2 ये हो जाएगा 1/a0 माइनस x n-1 मतलब 2 माइनस 1 फिर माइनस 1/a0 2 माइनस 1। इसको सॉल्व कर दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा इसका। तो ये जनरल है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में ऐसे आता है तो वहाँ से इसको जो है हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बस ये मेन एक्सप्रेशन याद रखोगे, डेरिवेशन याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, एडवांस लेवल का चीज़ है। बस ये एक्सप्रेशन याद रखोगे कि nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या एक्सप्रेशन है। A0 इनिशियल कंसंट्रेशन हुआ रिएक्टेंट का, x हुआ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t और इस पूरे A0 माइनस x को क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। पहले भी हम लोग देख चुके हैं ऐसा। अब जैसे हम लोग अभी डेरिवेशन किए रेट कांस्टेंट के लिए,
ऐसे ही हम लोग हाफ लाइफ पढ़े हैं पीछे, तो हाफ लाइफ के लिए भी ऐसा ही एक्सप्रेशन डिराइव किया जा सकता है nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए। लेकिन हम बताए कि डेरिवेशन से हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, तो मेन एक्सप्रेशन पे हम लोग जाएंगे। डेरिवेशन से मतलब नहीं है। ऐसा एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का यदि एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव करना चाहें तब कैसा एक्सप्रेशन आएगा, किस प्रकार से डेरिवेशन होगा, एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। बताए कि डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नोट्स में दिया हुआ है, एक बार बता देंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे डेरिवेशन किया जाता है। फिर से कोई जनरल रिएक्शन ले लो, ए से बन रहा हो प्रोडक्ट, इसका कोई कॉफिशिएंट भी ले सकते हो, नहीं भी लेंगे तो चलेगा, से एन ले लो कॉफिशिएंट। तो इसका रेट इस बार हम लोग लिखेंगे रिएक्टेंट के टर्म में माइनस डी ए बाई डी टी बराबर के एन ए, और इसका पावर आ जाएगा एन। चूंकि nth ऑर्डर रिएक्शन है तो हम लोग वैसे ही लेकर के चलेंगे। अब इसको अरेंज करके लिख दो माइनस डी ए बाई, इसको इधर ले आओ, ए का पावर एन बराबर के एन डी टी। फिर इसको ऐसे लिख दो, ए का पावर माइनस एन डी एर, माइनस को इधर ले आओ, माइनस के एन डी टी। अब इंटीग्रेट कर दो इसको, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए का पावर माइनस एन डी ए, इधर माइनस के एन बाहर करो डी टी। सिंपल सा इंटीग्रेशन है। कैसे बताए इंटीग्रेशन, कि यहाँ जो टर्म होता है इसके पावर में एक जोड़ देते हैं और वही चीज़ से डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा ए का पावर माइनस एन प्लस वन, और नीचे हो जाएगा वैसे ही माइनस एन प्लस वन बराबर इधर हो गया माइनस के एन डी टी। चूँकि लिमिट इस बार नहीं दिया हुआ है तो यहाँ हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाएंगे आई। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, माइनस एन प्लस वन को लिखो ऐसे, वन माइनस एन तो लिख ही सकते हैं ना इसको, वन माइनस एन। अभी वन माइनस एन को अलग कर दो, तो इधर बचा कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस एन प्लस वन, ऐसा माइनस एन प्लस वन बराबर माइनस के एन डी टी प्लस आई। और फिर से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये एन माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एन ही रहेगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इसके जैसा। अभी माइनस के टर्म को हटाओगे तो क्या बताया भाई कि x का पावर माइनस टू है, तो इसको वन बटे एक्स का पावर टू लिख सकते हैं। तो ये a का पावर माइनस एन माइनस वन है, तो माइनस को प्लस करोगे तो नीचे आ जाएगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, ये जाएगा वन बटे कंसंट्रेशन ऑफ ए एन माइनस वन। मान लिया जाए सपोज कि जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो ए के बराबर है, तो क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, ऐसा मान लिए हम लोग लेट, तो जाएगा वन माइनस एन वन बटे, अब ए के जगह लिखेंगे स्मॉल ए एन माइनस वन बराबर माइनस के एन, सॉरी डी टी का इंटीग्रेशन यहाँ टी हो जाएगा ऐसा, तो के एन टी प्लस आई, इसको मान लो वन। अब कैसे हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकालते थे, तो वैसे ही इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू अब निकालो। तो व्हेन t बराबर जीरो, जब t बराबर जीरो हो जाएगा
तो जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है इसको लिखेंगे A0, माने कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम 0, तो इसको पुट कर दो। तो 1/1 माइनस एन, तो 1/A0 माइनस पावर जाएगा n-1, ये माइनस के एन इंटू 0 प्लस आई, तो यहाँ से आई का एक्सप्रेशन आ गया 1 माइनस एन, और ये 1/A0 n-1। अब इस आई के वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो जाएगा 1/1 माइनस एन 1/A n-1 इक्वल टू माइनस के एन टी प्लस, इसको पुट करो 1 माइनस एन, ये हो जाएगा A0 n-1, ऐसा। अब थोड़ा सा इसको यदि और सिंप्लीफाई करते हो तो देखो ई वाला टर्म है माइनस में, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा के एन टी, और ये प्लस में उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो ये 1/1 माइनस एन A0 का पावर 1 माइनस n-1 माइनस ये पूरा उधर चला जाएगा, तो 1/1 माइनस एन, और ये a का पावर n-1, ऐसा। यहाँ से कुछ टर्म कॉमन आएगा, और कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन आने वाला है इतना टर्म 1/1 माइनस एन, दोनों से कॉमन ले लो उसको। कॉमन लोगे यदि उसको, तो इधर बचेगा के एन टी, 1/1 माइनस एन कॉमन, तो यहाँ बचा 1/A0 n-1 माइनस 1/A n-1। हम लोग टी मतलब टी हाफ निकालना है, तो के एन को एक काम करो इधर लेके आओ, इसको मान लो एक्सप्रेशन नंबर 2। हाफ लाइफ निकालना है, तो व्हेन टी बराबर टी हाफ, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ए, वह इनिशियल कंसंट्रेशन का हो जाएगा A0/2, नहीं A बराबर A0/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं अब टी हाफ बराबर 1 के एन 1 माइनस एन, ये जाएगा 1/A0 n-1 माइनस 1/, इसको इतना लिख दो A0/2 पूरे का पावर n-1। अब थोड़ा क्या करते हैं यहाँ देखोगे, तो इधर अब हो गया 1/kn, इसको लिख दो n-1, तो n-1 लिखोगे मतलब माइनस कॉमन ले लिए, देखो ऐसे, तो माइनस एन और प्लस 1 हो जाएगा इसके जैसा, तो माइनस जो कॉमन लिए इसको इधर लिखो, और यहाँ भी टर्म को पहले कर दो 1/A0/2 और n-1, तो n-1 यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। यदि ऐसे है x y का स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखते हैं, x² ऐसे यहाँ करेंगे, -1/A0 n-1। मतलब इस बारी हम लोग क्या किए हैं कि इस पूरे टर्म को ले आए पहले, इसको ले गए बाद में, तो फिर से यहाँ माइनस कॉमन लेना होगा, तब नहीं माइनस इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में ही रहेगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस जो कि शुरू में है। तो अब ई माइनस और ई माइनस हो गया ख़त्म, ठीक। आई जो 2 का पावर n-1 है, इसको ले जाओ ऊपर, डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ ही हो जाएगा ऐसे 2 का पावर n-1 ऐसा। तो अब हो जाएगा 1/kn n-1, और इसका एलसीएम आ जाएगा A0 का पावर n-1, ऊपर बचा 2 का पावर n-1 तो यही जो है nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन है, जहाँ n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ जो कि ज़्यादा होगा किससे, 2 से, या 2 के बराबर होगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन 2। तो इस एक्सप्रेशन को याद रखना है, डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, डेरिवेशन सीखना चाहो तो उसके लिए बता दिए हैं, लेकिन एक्सप्रेशन याद रखोगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा
कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या होगा। नहीं, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो क्या करोगे, थर्ड ऑर्डर है मतलब n बराबर 3 है, तो हम लोग को इतना डिराइव नहीं करना, बस ये जो फाइनल है इसमें पुट कर दो। तो ये टी हाफ बराबर 1/kn, तो kn मतलब उसको k ही रखना है, ये 3 है तो 3 लिख सकते हो, k3 मतलब हुआ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, और ये n-1 मतलब 3-1, इधर हो गया 2, n-1 मतलब 3-1 -1 बटे a0 3-1, क्या हो जाएगा 1/2k, ये 3 से कोई मतलब नहीं है, ऊपर बचा 2 का पावर 2 मतलब 4-1 और ये a0 स्क्वायर, तो 4-1 3 हो गया, तो ये 3/2k a0 स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसे ही इसको हम लोग जो है बनाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन एडवांस लेवल का है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो है हायर ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट और जो हाफ लाइफ है उसका एक्सप्रेशन पूछा जाता है, तो वही दोनों हम बता दिए। नोट्स में भी डेरिवेशन है, हम बार बार बोल रहे हैं डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला याद रखना। डेरिवेशन कर पाओ तो ठीक, नहीं तो फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें और अगला टर्म देखते हैं। तो अगला टर्म हम लोग का है इसमें मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखो इसके पहले हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़े, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम लोग क्या देखे थे कि जब किसी भी केमिकल रिएक्शन का जब रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें जो कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं उसके पावर्स का जो समेशन होता है वही कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और प्रत्येक कंसंट्रेशन टर्म के केस में अलग अलग निकाल सकते हैं जो उसका पावर है पर्टिकुलर। अगला टर्म जो हम लोग का है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ई क्या होता है कि यदि कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उस केस में रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे उस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए, तो उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग जनरली नंबर ऑफ मोल्स से भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल काउंट करके लेना पॉसिबल नहीं होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम समझ करके चलेंगे हम लोग, सेम है तो नहीं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस रिएक्शन में, तो वही सारे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स का जो समेशन होगा वही कहलाएगा मॉलिक्यूलरिटी। जैसे मान लो हम कोई रिएक्शन लिख रहे हैं, ए से ए या बी से बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक। अब इसमें से दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, तो इस ए का कॉफिशिएंट है ए, बी का है बी, जिसको स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट या नंबर ऑफ मोल्स हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि रिएक्टेंट ए का ए मोल, रिएक्टेंट बी का बी मोल आपस में कंबाइन कर रहे हैं, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यही दोनों नंबर ऑफ मोल्स को यदि जोड़ दोगे ए प्लस बी, तो वही कहलाएगा इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी। ऐसा। अब यहां बात आता है कि क्या यह नंबर ऑफ मोल्स से ही मॉलिक्यूलरिटी को समझ लेंगे हम लोग, या फिर कुछ और इसमें है। तो इसमें कुछ और है, और कुछ और क्या है कि ये जो रिएक्शन प्रोसीड करता है या कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कैसे होता है, तो इसके लिए आगे थ्योरी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, लेकिन अभी चूंकि थोड़ा सा जानकारी हम लोग को चाहिए उसके बारे में। तो ऐसा माना गया है, ऐसा एज्यूम्ड है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी होता है जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं। क्या बोले कि कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी होता है जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं। अब मान लो कि एक कंटेनर में रिएक्शन करवा रहे हैं, उसमें रिएक्टेंट के 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो वे 10 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में नहीं बदलेंगे, बल्कि 10 में से जितना आपस में टकराएंगे एक साथ उतने मॉलिक्यूल्स ही प्रोडक्ट में बदलेंगे। अब 10 में 10 टकरा जाए ऐसा रेयर ही होता है, 4 टकरा सकते हैं, 5 टकरा सकते हैं, जितना भी।
तो बोल रहा है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स या रिएक्टिंग स्पीसीज जो आपस में कोलाइड करते हैं तो उनका नंबर, कि कितने रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में कोलाइड करके टकरा के प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, तो वही नंबर कहलाता है उस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी। मतलब जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे रिएक्टेंट्स के, सारे आपस में टकरा करके प्रोडक्ट बनाए ऐसा जरूरी नहीं है। अब इसमें जो मॉलिक्यूलरिटी हम लोग लिखते हैं रिएक्शन का, या तो एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, ये तो हम लोग देख लेते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स है। अभी जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, एलिमेंट्री रिएक्शंस जो एक स्टेप में हो, वन स्टेप। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप में हो, मोर देन वन स्टेप। सिंपल सी बात है। तो यदि एलिमेंट्री रिएक्शन है जो कि वन स्टेप में हो रहा है, तो इस केस में जो मॉलिक्यूलरिटी है, मॉलिक्यूलरिटी वह बराबर हो जाएगा डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो इस केस में जो मॉलिक्यूलरिटी है वह बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट involved in the slowest step। यदि कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है तो फिर इसमें तो हम लोग को कोई चर्चा ही नहीं करना है, उसी स्टेप में रिएक्टेंट के जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वही कहलाएगा मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन यदि कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा है तो उस केस में कुछ स्टेप स्लो होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं। तो जो सबसे स्लो वाला स्टेप होता है, स्लोवेस्ट स्टेप, जो स्टेप सबसे धीमा होता है, उस स्टेप में रिएक्टेंट के जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसको हम लोग मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। मतलब फास्ट स्टेप को यहाँ नेग्लेक्ट करके हम लोग चलते हैं। क्यों ऐसा होता है इसका जिक्र आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी केवल मॉलिक्यूलरिटी के कंसेप्ट को समझना है तो इतना बात याद रखोगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन है जिसको सिंपल रिएक्शन भी बोलते हैं, जो एक स्टेप में होता है, तो उस केस में मॉलिक्यूलरिटी डायरेक्ट बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट का, क्योंकि एक ही स्टेप में हो रहा है। लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं जो एक से ज़्यादा स्टेप में होते हैं तो इस केस में जो मॉलिक्यूलरिटी है वह बराबर होगा स्लोवेस्ट स्टेप में जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है उसके नंबर ऑफ मोल्स का। जैसे मान लो कि इसमें हम कोई लिखते हैं F2O2, सब एलिमेंट्री रिएक्शन है, डिकम्पोज किया तो बनाया F2+O2, सिंगल स्टेप का रिएक्शन है। तो यहाँ देखो ये रिएक्टेंट है, इसका कितना नंबर ऑफ मोल है 1, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी जो है कितना आ जाएगा 1, और 1 मॉलिक्यूलरिटी है तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसका मॉलिक्यूलरिटी 1 हो। उसी प्रकार से एक रिएक्शन है जैसे 2HI, इसको तोड़ करके बना दिए H2+I2, सिंगल स्टेप का रिएक्शन है एलिमेंट्री। अब यहाँ देखो जो रिएक्टेंट है इसका कितना नंबर ऑफ मोल्स है 2, तो मॉलिक्यूलरिटी यहाँ आ जाएगा 2, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। उसी प्रकार से यदि कोई रिएक्शन है मान लो 2NO+O2 से मिल करके बना 2NO2, ये भी सिंगल स्टेप का रिएक्शन है एलिमेंट्री रिएक्शन। तो इसमें यदि देखोगे तो दो रिएक्टेंट है NO और O2, तो O2 का 1 मोल है और NO के 2 मोल्स हैं, तो 2 और 1 3, तो मॉलिक्यूलरिटी इस बार हो गया 3, तो इसको बोलेंगे ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन ऐसे। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो है ना वह मॉलिक्यूलरिटी पता करना आसान है, डायरेक्ट हम लोग देख लेंगे कि रिएक्टेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व्ड है। लेकिन यदि कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो तब फिर वहां दिक्कत होता है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या दिक्कत होता है उसको हम लोग एग्जांपल से ही समझेंगे। जैसे एक रिएक्शन लिखते हैं, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखते हैं, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है 4HBr+O2 से बना 2H2O+Br2। तो अभी इसका यदि मॉलिक्यूलरिटी देखोगे
तो HBr का 4 मोल है तो 4 प्लस O2 का 1 मोल है तो 1, कितना आ जाएगा 5 है इसका मॉलिक्युलरिटी। लेकिन यह एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक से ज़्यादा स्टेप में होता है। तो एक से ज़्यादा स्टेप ही 2 स्टेप में होता है। 2 स्टेप में कैसे होता है? तो पहला स्टेप में क्या होता है कि HBr के 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन से कंबाइन करके पहले बनाते हैं 2HOBr, और यह स्टेप होता है फास्ट। और दूसरा स्टेप में क्या होता है कि यहाँ जो HOBr बना है ये कंबाइन करता है HBr का एक और मॉलिक्यूल से और बना देता है H2O प्लस Br2। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2HOBr, 2HBr, तो 2H2O और ये हो जाएगा 2Br2। तो अभी 2 को हटा दो यहाँ से। और ये वाला स्टेप होता है स्लो। तो 2 से तो बाद में मल्टीप्लाई किए ना इसको बराबर करने के लिए, ऐसा अभी सिंगल ही रहने दो, उसको इंटू 2 ऐसे करो। तो यह रिएक्शन 2 स्टेप में हुआ। तो 2 स्टेप में पहला स्टेप फास्ट है, दूसरा स्टेप स्लो है। हम लोगों को किसको देखना है? तो स्लो स्टेप को देखना है। आप बोलोगे फास्ट और स्लो पता कैसे चलेगा? तो ये एक्सपेरिमेंटल है, ये हम लोग इक्वेशन देख के नहीं बता सकते हैं कि कौन सा स्टेप स्लो होना है कौन फास्ट। हाँ, कुछ कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो है हम लोग बता देते हैं कि यह स्टेप स्लो क्यों है या यह स्टेप फास्ट क्यों है। लेकिन ऐसे यदि इनऑर्गेनिक रिएक्शंस हो तो ऐसे रिएक्शंस में देख के बतलाना बहुत मुश्किल है या इम्पॉसिबल है कि कौन सा स्टेप स्लो होगा और कौन सा स्टेप जो है फास्ट। तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। तो यह रिएक्शन शुरू में जो इक्वेशन लिखे उसके हिसाब से मॉलिक्युलरिटी 5 आ रहा है, लेकिन यह एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो 2 स्टेप्स में हो रहा है। पहला स्टेप फास्ट है और जो दूसरा स्टेप इसका है वह स्टेप है स्लो। और इस स्लो स्टेप में यदि देखोगे तो देखो 2 रिएक्टेंट है HOBr और HBr, तो इसका 1 मोल और इसका 1 मोल। तो यहाँ से यदि इसका मॉलिक्युलरिटी निकालोगे तो 1 + 1 मतलब 2, मतलब ये एक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगा, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इसका जो मॉलिक्युलरिटी इक्वेशन से पता चल रहा है वो 5 है, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस बोलता है कि यह एक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, मतलब इसका मॉलिक्युलरिटी कितना है 2। तो 2 कैसे पॉसिबल है? तो पॉसिबल इस तरह से कि इसके स्लो स्टेप को हम लोग देखेंगे कि स्लो स्टेप में रिएक्टेंट के कितने मोल्स इन्वॉल्व है। और चूंकि स्लो स्टेप में रिएक्टेंट के 2 मोल हैं, एक यहाँ एक यहाँ, इसलिए मॉलिक्युलरिटी 2। तो इस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी 5 नहीं बोल करके हम लोग क्या बोलेंगे 2। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में परेशानियां होती हैं। एग्जामिनेशन में जनरली क्वेश्चन आता है तो वह एलिमेंट्री रिएक्शन से ही आता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से नहीं आता। लेकिन कंसेप्ट को समझना बेहद जरूरी था कि अंतर क्या है। इसको जोड़ दोगे पूरा 2 से मल्टीप्लाई करके, यदि 2 से मल्टीप्लाई करके इसको यदि जोड़ोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2HOBr, 2HBr, 2H2O, 2Br2। तो देखो 2HOBr इधर भी है, कट जाएगा। अब इधर देखो 2HBr प्लस 2HBr हो गया 4HBr प्लस O2, इधर बचा 2H2O प्लस यहाँ 2Br2, यहाँ 2 लगेगा ऐसा। तो ये जो 2 से मल्टीप्लाई किए ये तो हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए ना, मेन इक्वेशन लाने के लिए किए। तो यहाँ अब इस 2 को नहीं देखना है, जो रियल में जितने मोल्स इन्वॉल्व हैं रिएक्शन में उसको देखना है। तो रियल में 2 मोल्स हैं, 1 मोल HBr का, 1 मोल HOBr का, और 2 मोल हुए से एक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, मॉलिक्युलरिटी इसका कितना होगा 2। तो यही मॉलिक्युलरिटी का कंसेप्ट था। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अलग, एलिमेंट्री रिएक्शन में अलग। इस एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो मॉलिक्युलरिटी है रिएक्शन का ये कभी 0 नहीं हो सकता है। मॉलिक्युलरिटी का मतलब क्या बताया कि रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स या कितने नंबर ऑफ मोल्स स्लो स्टेप में इन्वॉल्व है। अब कम से कम कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल तो इन्वॉल्व रहेंगे ही वहाँ, 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ऐसे करके। 0 मॉलिक्यूल कैसे हो सकता है? नहीं होगा। 0 मॉलिक्यूल मतलब कोई मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है ही नहीं रिएक्शन में, तो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगा। तो मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन का कभी 0 नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में भी नहीं होगा। होल नंबर माने कभी रिएक्शन में आधा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट थोड़े करेंगे, 1 2 4 ऐसे करके कर सकते हैं। तो मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन का 0 नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो कोई पॉजिटिव या नॉन जीरो होल नंबर होगा, इसको ध्यान में रखोगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को डील करेंगे। धन्यवाद।